हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव कुमार और आप लोग जो हैं आज पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंपोजिशन बोलो या कम्बिनेशन बोलो एक ही बात है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम्स डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन या टू और मोर एसएचएम के लिए सिखाए थे। चलो अब इसको सीखना, इस पर बेस्ड जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम में वो सिलेक्ट कर रहा है, जैसे समझो इस एग्जाम्पल को लो, मान लो कि जैसे इसको हम वो सिलेक्ट करा करके छोड़ दिए, है ना, ये पेंडुलम एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो सिलेक्ट कर रहा है और इस पर कोई ऐसा भी फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगा जो वाई डायरेक्शन में भी वो सिलेक्ट कराना चाह रहा, तब इसका रिजल्टेंट पाथ कैसा होगा, रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, इसके बारे में हम लोगों को सीखना, ठीक ना। तो देखो जी, मान लेते हैं लेट अ पार्टिकल इज acted upon by two SHMs directed along x and y axis। मान लो एक पार्टिकल पे दो SHM एक्ट कर रहा है, एक x एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग। तो x एक्सिस के लॉन्ग जो SHM A1 साइन ओमेगा टी, मान लो सपोज करो, मतलब कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग समझो इस इक्वेशन के कारण A1 एम्पलीट्यूड में ओसिलेट कर रहा है। अब चलो इस इक्वेशन के आधार पे ऐसे लिख सकते हो ना, साइन ओमेगा टी एक्स बाई A1, ठीक। अब जो है एक एसएचएम का इक्वेशन ले रहे हैं जो उसको वाई डायरेक्शन मत, ठीक ना, एक एसएचएम इस तरह ओसिलेट कराना चाह रहा है, दूसरा इस तरह से ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, है ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखे A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। देखो ध्यान से, यहाँ ओमेगा टी प्लस 0 है, यानी फेज कांस्टेंट क्या है, 0, और यहाँ फेज कांस्टेंट क्या लिए हैं, डेल्टा। देखो ऐसा इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ 0 और यहाँ डेल्टा है, तो डेल्टा ही ना फेज का डिफरेंस हो गया, यानी कि हम लोग बोलेंगे डेल्टा हो गया फेज डिफरेंस ऑफ these two SHMs, है ना, दोनों का फेज डिफरेंस हो गया। देखो जी, चलो अब इस y को एक्सपेंड करते हैं, तो y इजकल टू A2, देखो ये साइन A प्लस बी है, तो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। चलो इस तरह से तो इसको लिख सकते है ना। देखो एक काम करते हैं, A2 को यहाँ ला देते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, और ये जो कॉस ओमेगा टी है, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन डेल्टा। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करो, जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लिखे हैं उससे साइन ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो y बाई A2 साइन ओमेगा टी कितना है जी, तो x बाई A1 कॉस डेल्टा अंडर रूट 1 माइनस, देखो साइन ओमेगा टी के जगह क्या पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर साइन डेल्टा, यही ना। देखो जी, अब हमको जो है ये वाला जो टर्म, चलो इसको हम इस साइड लाते हैं, तो क्या आ गया y बाई A2
एक्स बाई A1 कॉस डेल्टा, इधर बचा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर साइन डेल्टा। अब स्क्वायर किया जाए बोथ साइड्स, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक ना, तब तक तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आगे हम मिटा करके लिख सकें। चलो अब इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो y बाई A2 माइनस एक्स बाई A1 कॉस डेल्टा। ठीक ना, इस पूरे को स्क्वायर करना है और राइट हैंड साइड में समझ रहे हो स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। देखना, चलो स्क्वायर कर दिया जाए तो y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक ना, a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर रहे हैं, माइनस 2 y एक्स कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाई A1 A2। इधर क्या बचा जी, साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब थोड़ा देखना, इस इक्वेशन को इधर लाओ, तो y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर डेल्टा और साइन स्क्वायर डेल्टा, देखो इसको इधर ला रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर तो कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2xy कॉस डेल्टा A1 A2 और इधर क्या बच गया, साइन स्क्वायर डेल्टा। देख लो बढ़िया से, देखो इस इक्वेशन को, ये टर्म कितना हो गया 1। क्या लिखोगे, y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस डेल्टा बाई A1 A2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। देखो ये जो इक्वेशन आया ना, ये वास्तव में ऐसा इक्वेशन इलिप्स का होता है। ठीक ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक ना, उसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इलिप्स का जो इक्वेशन होता है इसी फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसी में देखोगे अलग अलग केसेज में पाथ कैसा होगा वो बतलाएंगे। लेकिन तुम इसका जो है डायग्राम इस तरह से बना सकते हो कि अगर दो SHM पार्टिकल पे एक्ट कर रहा हो, एक उसको x में ओसिलेट कराना चाह रहा है और दूसरा उसको y में ओसिलेट कराना चाह रहा है, तो ये पार्टिकल का पाथ जो होगा वो कहना यही चाह रहा है कि उसका पाथ इलिप्टिकल होगा। और देखो x में जो है इसका एम्पलीट्यूड A1 होगा, चाहोगे x वाला टर्म पहले लिख दो y वाला बाद में, देखो इसी टर्म को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अक्सर x वाला पहले एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक ना, तो देखो ये कहना चाह रहा है कि ये पार्टिकल जो है इलिप्टिकल, देखो यही इलिप्टिकल शेप हुआ, वो x में जब ओसिलेट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड A1 होगा, A1 जाएगा x में और माइनस A1 मतलब कि निगेटिव x में जो कहो, वो इसी तरह से y में जो है वो ओसिलेट करेगा A2 एम्पलीट्यूड के साथ। यही ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहना चाह रहा है। लेकिन इसमें जब अलग अलग केसेज को देखोगे तो बात अलग अलग होगा। जैसे देखो, तुम थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ये तुमको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे देखो, मान लो एक पार्टिकल है, ठीक ना, देखो SHM में ओसिलेट कर रहा है। सपोज करो कि जब ये ओसिलेट करते हुए, ठीक ना, जैसे देखो ये SHM में ओसिलेट कर रहा है और मान लो क्या हुआ कि जैसे ही ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा या इधर के कोई पॉइंट पर पहुंचा, तुम इधर से फोर्स लगा दिए, तो देखो तो इसका कुछ पाथ इस तरह से होने लगा कि नहीं। मतलब कि
अगर x डायरेक्शन में भी मोशन दोगे, y में भी मोशन दोगे, तो अलग अलग केसेज में अलग अलग बात होगा। ठीक ना, थोड़ा हम समझाने के तुमको एग्जाम्पल से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा देखना। जैसे पार्टिकल ओसिलेट कर रहा, थोड़ा हेवी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिससे कि तुमको ज़्यादा बेहतर समझ। सपोज करो यही जो है पेंडुलम, ये ओसिलेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही अपने मीन पर पहुंचा, मान लो मीन यही पोजीशन है ना, और ये वापस आ रहा था, और जैसे ही ये मीन पर पहुंचा, मान लो तुम y डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया। जैसे देखो ये जा रहा था ऐसे, ठीक ना, और इसी समय तुम क्या किया, इसको जो है y डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया। तो सोचो, अपने इस वेलोसिटी का इधर जाना चाह रहा था, और y में मिला जो वेलोसिटी इधर जाना चाह रहा है, तो रिजल्टेंट पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पार्टिकल पर x और y डायरेक्शन दोनों में SHM जब एक्ट करता है, तो रिजल्टेंट पाथ जो है कैसा होगा, वो डिपेंड करता है उसके फेज पर। तो वो अब हम स्पेशल केसेस को जिक्र कर रहे हैं, किस केस में कैसा होगा। लेकिन हाँ, ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, इलिप्स का। तो क्या ऑल केसेज में पाथ इलिप्टिकल ही होगा, तो देखते हैं। हालांकि वैसा नहीं होता है, क्योंकि फेज जो है ना अलग अलग लेंगे तो देखो इक्वेशन भी बदल जाता है। जैसे मान लो केस फर्स्ट, व्हेन डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री। देखो डेल्टा जब 0 डिग्री लोगे तब क्या होगा, बतलाओ तो। 0 डिग्री जब लोगे तो साइन 0 तो 0, तो ये टर्म तो 0 हो ही जाएगा। अब कॉस 0 क्या हो गया, तो 1 हो गया, है ना। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको तुम सॉल्व करके देखो कि अब इसका इक्वेशन क्या बता रहा, ठीक ना। तो अब जो है रखते हैं वैल्यू y स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, माइनस 2xy cos 0 बाई a1 a2 साइन 0 क्या हो गया, 0। हमको अब पता लगाना है कि ये इक्वेशन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक ना। तो देखो तो x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, 2xy a1 a2, है ना। ये तो लिख सकते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक टर्म इसी में देखो तो, जैसे सेम इक्वेशन को y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, माइनस 2xy बाई a1 a2 इज इक्वल टू 0। चलो इसके पहले यही इक्वेशन था, कुछ अलग नहीं था। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो तो ये कोई फॉर्मूला पे आ गया है क्या। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y बाई a2 x बाई a1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पे रखो, वही आ जा रहा है कि नहीं। देखो तो इससे क्या आ जाएगा, y बाई a2 माइनस एक्स बाई a1 इज इक्वल टू 0, यानी y बाई a2 x बाई a1, यानी y कितना आ गया जी, तो a2 बाई a1 इंटू एक्स। बतलाओ तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x पर पावर 1 ना आया, y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या सीखा, कि जब कोई पार्टिकल पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम फ्रीक्वेंसी का एक्ट करे, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, और दोनों का अगर फेज डिफरेंस 0 हो, तब उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। देखो हम फिर एक बार समझा रहे हैं, 0 फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ। जैसे देखो तुम जानते हो ना, पार्टिकल जब ओसिलेट करता है तो जैसे मीन पर फेज 0, तो एक्सट्रीम पे π/2 माइनस π/2 बोलते हो, सॉरी क्या बोलते हो, मीन पर 0, एक्सट्रीम पे π/2, यहाँ आया तो पाई हो गया, फिर 3π/2 2π ऐसे बोलते हो। तो मान लो पार्टिकल जो है वो ओसिलेट कर रहा, अभी सोचो मीन पर है
और जाना इधर चाह रहा, जिस समय ये मीन पर पहुंचा उसी समय समझो एक वाई में भी मोशन एक्ट कर गया, तब क्या हुआ? तो उस केस में जो है ये पार्टिकल जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था उसके कारण इधर जाना चाह रहा था, और वाई के कारण इधर जाना चाह रहा था, तो रिजल्टेंट पाथ कुछ ऐसा हो गया। मतलब कि जब फेज डिफरेंस 0 हो तो उस केस में पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और पार्टिकल ओसिलेट कैसे करेगा, इसको अगर एक डायग्राम से हम लोग दिखाएं तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे ये है वाई एक्सिस, ठीक ना। देखो ये इस तरह से ओसिलेट करेगा और एक्स डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड A1 है और वाई डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड A2 है, ठीक ना। इस तरह से पार्टिकल ओसिलेट करने लगेगा। यानी कि जब दो पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करे तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है उसका पाथ इलिप्टिकल ही होगा। जब फेज डिफरेंस 0 हो, अभी पहला केस में देखें, फेज डिफरेंस 0 हो तो पाथ कैसा होगा? तो पाथ इसका जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब चलो केस 2 का बात करते हैं। केस 2 में जब हम लोग फेज डिफरेंस पाई लेते हैं, है ना, फेज डिफरेंस पाई लेते हैं, तो देखो अभी तुम जो इक्वेशन देखा था उसी इक्वेशन को हम साइड में लिख दे रहे हैं जिससे कि वैल्यू जो है पुट करने में बने। वाई स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस 2xy A1 A2 कॉस डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। यही इक्वेशन आया था। देखो तो यही ना इक्वेशन आया था, इसी में वैल्यू को पुट करना है। तुमको समझने के लिए लिख दिए, ऑलरेडी तुम्हें इक्वेशन लिखे हुए हो। तो क्या आएगा बताओ तो? वाई स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस 2xy A1 A2 कॉस पाई साइन स्क्वायर पाई। देखो साइन पाई का वैल्यू तो फिर 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है। तो देखो तो ये क्या आ गया? वाई स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस पाई को -1 लिखो A1 A2। सोचो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो देखो डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख दें क्या? यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस, है ना, या चलो अगले स्टेप में लिख देंगे कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जा। साइन पाई क्या हो गया? 0। अब देखो जी, ठीक ना, अब इस इक्वेशन को मिटा दे रहे हैं। तो वाई स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, और देख लो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 2xy A1 A2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब जो है इस इक्वेशन को तुम ऐसे लिख सकते हो A प्लस बी होल स्क्वायर। देख लो A प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर प्लस बी करके देखो फिर से वही आ जा रहा है कि नहीं। अब जो है y बाई A2 प्लस x बाई A1 कितने के इक्वल? 0, यानी y कितना हो गया? माइनस A2 बाई A1 इंटू एक्स। बतलाओ तो ये इक्वेशन क्या चीज़ का आया? तो जाहिर है ये भी जो इक्वेशन आया वो स्ट्रेट लाइन का आया क्या? x पे पावर 1 है ना, यानी कि ये भी हो गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। बस यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो उससे जो है फर्क यही होगा कि इस केस में तुम बोला पार्टिकल ऐसे ओसिलेट करेगा, उस केस में बोलना होगा पार्टिकल इस तरह से ओसिलेट करे, कारण कि x जब पॉजिटिव होगा तो y निगेटिव होगा। इसमें क्या कह रहा है? x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x निगेटिव तो y भी निगेटिव। इसीलिए ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा नहीं तो फोर्थ में होगा, और इसमें जो है या तो सेकंड में हो, सॉरी फर्स्ट वाला केस में क्या होगा? ग्राफ जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा नहीं तो थर्ड में होगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसमें एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव है, तो ग्राफ जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो चलो पहले जो है इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दे रहे हैं।
इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, चलो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। बताए हैं कि ग्राफ जो है इसका या तो सेकंड में होगा नहीं तो फोर्थ में होगा। देखो यही ग्राफ होगा, एक्स डायरेक्शन में तो एम्पलीट्यूड A1 है और वाई डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड A2 है, लेकिन इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो हम लोग क्या सीखे कि जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन से सेम फ्रीक्वेंसी का जब किसी पार्टिकल पे एक्ट करे, एक एक्स में और दूसरा वाई में, तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन तब होगा जब उसका फेज डिफरेंस जो है 0 होगा या 180 डिग्री पाई होगा। यहाँ तक तो समझा। अब देखो केस थर्ड में जब हम लोग फेज डिफरेंस को π/2 लें, 90 डिग्री लें, तो देखो फिर से एक बार इक्वेशन लिख दे रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? y² / a2² x² / a1² माइनस 2xy cos डेल्टा डिवाइडेड बाई a1 a2, और इधर जो था वो sin स्क्वायर डेल्टा। यही ना इक्वेशन था। थोड़ा वैल्यू रख के देखो तो y² / a2² x² / a1² 2xy cos 90 डिग्री cos π/2 0 होता है, a1 a2 और sin 90 डिग्री 1 होता है। देखो तो क्या आ गया? ये टर्म तो पूरा 0 ना आया क्या? y² / a2² प्लस x² / a1² इज इक्वल टू 1। देखो ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ द ओरिजिन, ठीक ना, विथ द सेंटर एट द ओरिजिन। ऐसा जब इक्वेशन आ जाए तो बोलेंगे कि ये इलिप्स का इक्वेशन है और इसका सेंटर जो होगा ओरिजिन पे होगा। देखो इसको हम लोग किस तरह से डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। ये इलिप्टिकल जो है पाथ को फॉलो करेगा। चलो एक बार फिर हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे प्रैक्टिकल वे में। पहले इसको समझो, यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा। तो x डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड A1 है और y में एम्पलीट्यूड इसका A2 है और पाथ जो है इसका इलिप्टिकल है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कोई पेंडुलम है वो ऑसिलेट कर रहा, जानते हो ना, जब एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो हम लोग यहाँ फेज π/2 लेते हैं ना। चलो π/2 सपोज करो जैसे ही ये यहाँ पहुँचा ना, उसी समय एक y डायरेक्शन में SHM एक्ट करने लगा। तो सोचो पार्टिकल यहाँ पहुँचा और इसी समय y में लगा, तो देखो तो इसका पाथ ऐसा ऐसा होने लगेगा कि नहीं? यानी इसका पाथ जो है उस केस में इलिप्टिकल हो जाएगा। यानी 90 डिग्री अगर फेज डिफरेंस हो तो पाथ कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा, क्योंकि इक्वेशन ऐसा आ जाता है। लेकिन इसी में तुम केस 4 देख लो, अगर ऐसा हो कि फेज डिफरेंस π/2 हो, मतलब यही वाला केस हो, एंड A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, मतलब कि एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हो, समझो A1 और A2 अगर इक्वल हो तब क्या होगा? तो देखो ये कॉमन सेंस का बात है, तब जितना y में जाएगा उतना ही x में जाएगा, तो इसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा क्या? ठीक ना, तो इसका पाथ तब सर्कुलर हो जाता है। लेकिन इसको इक्वेशन में लिखे तो देखो 90 लिखने पर यही ना इक्वेशन आता है। अब A2 और A1 दोनों को A पुट कर देना है, तो y² / a² x² / a² 1, यानी इस इक्वेशन को देख लो ध्यान से, तो लिख सकते हो ना y² प्लस x² / a² इज इक्वल टू 1, है ना। या सीधे ऐसे बोलो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। ये क्या चीज़ का इक्वेशन हो गया? तो बोलेंगे ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ द ओरिजिन, या कहो विथ द सेंटर एट द ओरिजिन।
सेंटर एट द ओरिजिन। तो इसका भी डायग्राम बनाओगे तो कुछ नया नहीं करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हम डायग्राम बनाते। देखो अभी इस इक्वेशन का डायग्राम बनाओगे तो नया कुछ नहीं है, बस पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, जितना x में एम्पलीट्यूड होगा उतना ही y में होगा, ठीक ना। इसी तरह के पाथ को सही, रेडियस जो है वो a हो गया और सेंटर जो है उसका ओरिजिन पे हो गया। यहाँ तक तो समझा। हम लोग कितने केस को डील किए, जब फेज डिफरेंस 0 हो, पाई हो तो पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। जब 90 डिग्री हो, इलिप्टिकल विद द सेंटर एट द ओरिजिन। अगर 90 डिग्री हो, a1 a2 इक्वल हो जाए तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। लेकिन अब देखो एक बात तुमको सिखा दे रहे हैं नोट में कि जब भी मान लो, ऐसे अक्सर तो एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है तो जो ये इन्फॉर्मेशन जाना उसी के आधार पे आंसर दे देते, लेकिन अगर मान लो कह दे कि फेज डिफरेंस जो है ना 0 है ना पाई है ना 90 है, कह दे कि फेज डिफरेंस पाई/3 है, तब क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए हमेशा बात याद रखना, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और पाई, तो समझ लेना कि पाथ तब स्ट्रेट लाइन तो होने वाला नहीं, ठीक ना। व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और पाई एंड a1 is not equal to a2, then in all cases particle follows elliptical path। देखो इस बात को याद रखना, फेज डिफरेंस 0 या पाई होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि फेज डिफरेंस 0 पाई ना होकर के कुछ और है, a1 a2 इक्वल नहीं है, तो ये गारंटी है कि उसका पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। ठीक है, इसको लिख लो, यही इस टॉपिक का मेन बात था। देखो ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज करो कहा गया कि एक पार्टिकल जो है एक इक्वेशन एसएचएम का दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग एक एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। जान ही रहे हो, कॉस ओमेगा टी को चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, यही ना। कह रहा है कि ये दोनों जो एसएचएम है वो एक साथ एक्ट कर रहा है, ठीक ना। देखो यहाँ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ये पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन by 2 SHMs directed along x and y axis, directed along x and y axis, और ये इक्वेशन दिया हुआ। पूछा जा रहा है तुमसे कि करेक्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल का पाथ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन हो। चलो दूसरा ऑप्शन है path of the particle will be elliptical। तीसरा ऑप्शन है path will be circular in clockwise direction, और चौथा ऑप्शन है path will be circular in anti-clockwise direction, है ना।
देखो तुम तो बहुत खुश हुए ऑप्शन देख कर, क्यों कि भाई स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, काहे नहीं होगा, तो फेज डिफरेंस π/2 रहता है तो स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं। बिल्कुल सही है। फिर देखो फेज डिफरेंस जब π/2 होता है तो पाथ इलिप्टिकल होता है या सर्कुलर होता है, तो ठीक है इलिप्टिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है इक्वल है, यानी चलो इलिप्टिकल तो होगा नहीं, यानी 2 ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन तीसरा और चौथा ऑप्शन संजोग ऐसा है कि ये दोनों तुमको सही लग रहा है, दोनों में सर्कुलर सर्कुलर बोल दिया, केवल सर्कुलर बोल देता तब तो ठीक था, लेकिन कह दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यही तो फर्क पड़ता है, तुमको जो पढ़ाया जाता है और तुमसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर तुमको लगता है दोनों अलग अलग है, क्योंकि पढ़ाते समय हम लोग सिंपलेस्ट एग्जाम्पल को लेते हैं और जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो तुमसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि एक नज़र में तुम कंफ्यूज कर जाओ कि इस बात को तुम जानते ही नहीं हो। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, कंसेप्ट जो है ना उसका तो एक लिमिटेशंस है, लेकिन जो कॉमन सेंस है ना वही कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट में लाता है, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। वो अपने तरीके से थिंक करता है, सोचता है, कभी गलत कभी सही, लेकिन इतना तो तय है ना कि सोचने से ही सही जगह भी पहुंचते। ठीक है, इतना तो हम लोग जान गए कि इसका पाथ सर्कुलर तो होगा, ये तो मुझे मालूम है कि पाथ सर्कुलर होगा। ये भी हमको मालूम है कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो एक चक्कर 2π/ω टाइम में लगाएगा। एक ओसिलेशन में जो टाइम लगता है वो 2π/ω टाइम में होगा। अच्छा एक बात पता करो, इस इक्वेशन के अनुसार पार्टिकल स्टार्ट में कहाँ होगा? तो देखो तो टाइम के जगह अगर 0 रखो तो x क्या आ गया 0, क्योंकि साइन 0 0 और cos 0 तो 1, तो y आ गया। ये क्या कह रहा है जी, टाइम जब 0, देख लो टाइम जब 0, यहाँ लिख दे रहे हैं व्हेन t = 0 x 0 एंड y a, y आ गया a, तो बतलाओ तो x 0 y a कहाँ होगा? x 0 y a, देखो यही पॉइंट है, क्या बोलेंगे 0 a, x में 0 और y, यानी पार्टिकल जो है ना, ये अगर ऐसा इक्वेशन SHM का है तो अपना मोशन यहाँ से शुरू किया है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सोचो, एक चक्कर लगाने में तो 2π/ω लगता है, तो हाफ चक्कर लगाने में कितना π/ω है ना, और हाफ के भी हाफ कर दें तब π/ω का हाफ यानी π/2ω। देखो जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ से तो चलना शुरू किया, लेकिन क्लॉकवाइज में चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है ये हमको नहीं पता है। तो इतना तो मालूम है ना कि पूरा एक चक्कर में 2π/ω, हाफ में π/ω, और हाफ का हाफ करें, एक क्वार्टर करें तो π/2ω। तो अगर π/2ω टाइम के बाद देखोगे तो या तो पार्टिकल यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा। अगर यहाँ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ होगा तो क्लॉकवाइज। तो ऐसा करते हैं कि व्हेन t = π/2ω, π/2ω, फिर से एक बार समझ लो, पूरे एक चक्कर में क्या 2π/ω, हाफ में कितना, तो 2π/ω के हाफ π/ω, और उसका हाफ में कितना π/2। अब ऐसा करो, टाइम के जगह π/2ω रखो और x का वैल्यू देखो, तो देखो तो क्या आया, a sin ω π/2ω, ω कट गया, a आया क्या, काम तो हो गया, x पॉजिटिव आया, और y थोड़ा देखो ना क्या है, एक cos ω π/2ω रखो ना, cos π/2 क्या होता है 0, यानी x a होगा और y 0 होगा। देख लो x a y 0, यानी π/2ω टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया।
क्या गड़बड़ हो गया क्या? देखो तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी इसका पाथ कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा क्या? सर्कुलर तो होगा ही, पाथ विल बी सर्कुलर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। अगर यहीं पे अगर -a आ जाता तब तो यहाँ ना होता, तब कैसा पाथ हो जाता? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वैसे तो तुम लोग ये तो समझ गया कि किस किस केस में पाथ कैसा होगा। अब देखो तुमको जो बात बताना चाह रहे हैं कि एसएचएम में जो तुम्हारा सिलेबस है उसका जो मेन कंटेंट था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, जिसको अगले दिन बतलाएंगे। और तुम लोग क्या करो कि होमवर्क जो है, वैसे तो कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम से रिलेटेड जो होमवर्क तुम्हारे एससी वर्मा के बुक में अगर है तो 55 से ले करके ज़्यादा नहीं 58 तक जो क्वेश्चन है, ठीक ना, ये 4 क्वेश्चन ही जो है तुम्हारा कंपोजिशन पर बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पर बेस्ड है। और कुछ जो है ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन तुम लोग कम से कम जो है इसको वैसे तुम जानो, सिंपल पेंडुलम तुम पढ़ चुके हो, कंपाउंड पेंडुलम पढ़ चुके हो, टॉर्सनल पेंडुलम पढ़ चुके हो, तो तुम चाहो तो उस पर बेस्ड 43 से लेकर समझो 58 तक, ठीक ना, एक्सरसाइज में हम होमवर्क दे रहे हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई कर सकते हो। तो एक काम तो ये कर लेना। देखो अब जो है ना, जो सिलेबस बचा हुआ है वो थियोरेटिकल कंटेंट तो ना के बराबर है। कुछ जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सीखना है, देखो वही अहम होता है। और हर जानते हो ना कि काम जो करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार काम बिल्कुल सिंपल ही मिले, मतलब इतना आसान मिले कि जल्दी जल्दी फटाफट हो। तो कुछ हम लोग टफ न्यूमेरिकल्स में भी जाएंगे, थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखना। और फिलहाल जो है अभी जितना एसएचएम का लेक्चर बतलाए हैं फास्ट करके ही सही, ठीक ना, मतलब कि उसके स्पीड को बढ़ा लेना और बढ़ा करके उसको जो है देख लेना। और ठीक है, तो चलो इतना ही आज, धन्यवाद।